बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने लगे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में आएगा तो उसके ज़्यादातर चांस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो चैप्टर 2 से लेता है तो वो इस एक्सरसाइज से ज़्यादातर उसके चांस होंगे। दैट्स वाई आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करें। या मेरा जो लास्ट लेक्चर था 2.5 एक्सरसाइज का जो आखिरी सवाल है, वहाँ से भी इन्वर्स वाला जो है वहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग के चांसेस होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हर लेक्चर को आपने बड़ा अच्छी तरह से करना है। मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 बाद में कराऊंगा। मैं इस एक्सरसाइज का स्टार्ट जो है वो क्वेश्चन 5 से ले रहा हूँ। क्वेश्चन 5 और 6 मैं ये पहले कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस की निस्बतन आसान है। तो चूंकि बुक में जो है वो ऑर्डर जो है क्वेश्चंस का थोड़ा सा इस लिहाज से नहीं है कि पहले यूं होना चाहिए कि आसान क्वेश्चंस पहले होने चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन बाद में होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पहले ही अगर मुश्किल क्वेश्चंस आ जाएं और बाद में आसान हो तो वो बच्चा थोड़ा सा शुरू में जो है वो परेशान हो जाता है। दैट्स वाई मैं अगर बुक की कोई तरतीब इस तरह की हो कि पहले मुश्किल और बाद में आसान हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आसान कराऊं बाद में मुश्किल। यानी मेरा मकसद है इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल से की तरफ चलूं। तो दैट्स वाई मैं पहले क्वेश्चन जो है वो क्रैमर्स रूल वाला करा रहा हूं। क्वेश्चन 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल। इसमें स्टूडेंट्स 3 लफ्ज हैं, एक सिस्टम, एक लीनियर इक्वेशन, एक क्रैमर रूल। पहले मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। अगर आपके पास बच्चों बुक है तो आप ज़रूर अपनी बुक निकालें, जो मैं आपको पेज बता रहा हूं वो पेज निकालें और वहां पे ये चीज़ लिखें। स्टूडेंट्स अपनी बुक का 73 पेज निकालें, प्लीज़ अपनी बुक का 73 पेज निकालें और यहां ऊपर टॉप पर हेडिंग दें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहां पे स्टूडेंट्स लफ्ज सिस्टम क्यों यूज हो रहा है? आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो बताएं लफ्ज सिस्टम क्यों यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, अगर किसी प्रॉब्लम में 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस दी जाएं, 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन जब भी किसी प्रॉब्लम में हो, 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन, एक इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं कहेंगे। सिंगल इक्वेशन इज नॉट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम जब हम लफ्ज यूज करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा चीजें होती है, मोर देन वन इक्वेशन अगर किसी भी सवाल में हो, मोर देन वन इक्वेशन, तो वहां पे हम कहते हैं इट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे इस सवाल में 3 इक्वेशंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो। इन शॉर्ट आप कह लें मोर देन, इफ देयर आर मोर देन वन इक्वेशन इन अ प्रॉब्लम देन दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की ये डेफिनेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री एक ही बात है, डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल है, तो सब जितने भी उसमें वेरिएबल हैं सब वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो इनफैक्ट यहां पे देखें, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद ऐसा सिस्टम जिसमें लीनियर इक्वेशन, और सिस्टम से मुराद मोर देन वन इक्वेशन। क्रैमर्स रूल क्या है? स्टूडेंट्स क्रैमर रूल की हेडिंग आप दें इसी पेज पर जहां आपने अभी डेफिनेशन लिखी है, वहां से आगे 73 पेज पर ही लिखें क्रैमर्स रूल। पहले तो साथ ही नीचे लिखें यूज ऑफ क्रैमर रूल, फिर इसका आगे मतलब या मकसद भी बताता हूं। यूज ऑफ क्रैमर रूल, दिस इज द रूल विच हेल्प्स अस। इसका यूज या एप्लीकेशन क्या है? दिस इज द रूल विच हेल्प्स अस टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्रैमर रूल जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालने में हेल्पफुल होता है। और सोल्यूशन से मुराद
वेरिएबल की वो वैल्यूज जो किसी सिस्टम में पुट करें और वो उसको क्या करें, सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से मुराद द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच वी पुट द गिवन सिस्टम देन दिस सिस्टम इज सेटिस्फाइड, यानी उसकी किसी इक्वेशन में भी पुट करें वैल्यूज को, किसी मर्जी इक्वेशन में पुट करें तो सेटिस्फाई से मुराद है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो क्रैमर रूल का यूज क्या है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब लिखें इसी पेज पर नीचे प्रोसीजर या वर्किंग रूल ऑफ क्रैमर रूल। प्रोसीजर या वर्किंग रूल फॉर क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का प्रोसीजर क्या है? इसमें बच्चों 4 स्टेप्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो स्टेप 1 लिखें, वी राइट द गिवन सिस्टम एज के बाद बच्चों ये लिखना है ax इज इक्वल टू b। वी राइट द गिवन सिस्टम एज, आगे ये चीज लिखनी है ax इज इक्वल टू b। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 में ही आगे लिखेंगे वेयर a कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स obtained by writing coefficients of variable। A is the matrix by writing matrix of coefficients of variable। variables के जो coefficients होते हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनता है that is called matrix of coefficients, और उसको हम A कहते हैं। A is in short यूं भी कह सकते हैं A is a matrix of coefficients of variable। वेरिएबल के जो coefficients होते हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनता है उसको A कहते हैं। एंड X क्या है? X इसमें बच्चों X ये भी हो सकता है XYZ, और कभी कभी हम X को यूं भी लेंगे X1 X2 X3। इसके लिए आप वेट करें, लेकिन ये x की दोनों वैल्यूज लिखेंगे, यानी वेयर x इज आइदर दिस वन और दिस वन। इसके लिए आप वेट करें कि ये क्या चीज है। एंड b क्या है? b लिखकर आगे लिखेंगे b इज द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर्स ऑफ राइट हैंड साइड्स। जो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो वो b होता है। राइट हैंड साइड पर जो नंबर्स होते हैं उनका b, उनका मैट्रिक्स b, और x y z यूं, ये b या x दोनों कॉलम वाइज हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। x जो है वो x y z होगा और b जो है ये कांस्टेंट ऑफ राइट हैंड साइड। ये स्टेप 1 है, पॉइंट 1। पेपर में क्वेश्चन में हम ये बातें नहीं लिखेंगे, मैं तो अभी प्रोसीजर में ये चीजें लिखवा रहा हूं। स्टेप 2 में क्या लिखें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट, ए के ऊपर डिटर्मिनेंट। इसमें अब अगला पॉइंट ये है कि हम पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट ये जो ए बनाया होगा ना हमने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, उसका डिटर्मिनेंट। स्टेप 3, नाउ वी फाइंड D1, बताता हूं D1 क्या है, D2 D3। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। We find D1, D2, D3। इसी में जारी है पॉइंट। Where D1 is the determinant, where D1 is the determinant, अब लफ्ज डिटर्मिनेंट पूरा लिखना है। Where D1 is the determinant in which first column is B। मैट्रिक्स B जो है वो फर्स्ट कॉलम के तौर पर, ये D1 के अंदर 1 एंड फर्स्ट कॉलम मकसद ये D1 जो है वो उसमें पहला कॉलम जो होगा वो B का कॉलम लिखेंगे, B की वैल्यूज, कॉमा D2 इज द डिटर्मिनेंट इन विच सेकंड कॉलम इज B। सेकंड कॉलम B लिखेंगे। D2 में हम सेकंड कॉलम, पहले हम सेकंड कॉलम B लिखेंगे। ये पॉइंट्स आप लिख लें, मैं साथ साथ फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं पॉइंट्स को समझाता चलूंगा। एंड D3 इज द डिटर्मिनेंट इन विच थर्ड कॉलम इज B। D3 is the determinant in which third column is B। बच्चों ये मैं सवाल अभी कराता हूं तो इन बातों की समझ आएगी, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ये पॉइंट्स लिख लें। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, फाइनली वी पुट द सॉल्यूशन एज, उसके बाद लिखेंगे x is equal to D1 over A determinant, y equal to D2 over A determinant, and z equal to D3 over A determinant।
x के लिए d1, y के लिए d2 और z के लिए d3 और सबके नीचे a डिटर्मिनेंट। ये हमारा सॉल्यूशन है। आए हम क्वेश्चन करते हैं, इन बातों को मैं साथ साथ समराइज भी कराता जाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 ये है, इसमें x1, x2, x3 वगैरह है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर रोक कर पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं पेज 74। ये मैंने क्यों लिखा, वेट करें, मैं पहले एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम्पल एक्स वाई जेड वेरिएबल में है और एक्स वाई जेड वेरिएबल में हमने अभी सारी डिस्कशन की है और आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्स वाई जेड में ही इक्वेशंस को पढ़ कर आए हैं, तो एक्स वाई जेड में फौरन चीज क्लिक हो जाती है। फिर मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पर, इन पर भी डिस्कशन करूंगा, ये x1, x2, x3 क्या, वेट करें। तो एग्जाम्पल अपनी बुक पर देख सकते हैं, पेज 74 पर ये एग्जाम्पल है। इसको वो शुरू में कह रहे कि राइट दिस सिस्टम बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर रूल की मदद से हमने करना है इसको। तो ये बेटा 3 इक्वेशंस हैं, इधर इनको 1, 2, 3 नाम ना दे, कोई जरूरत नहीं। पहला पॉइंट आपने ये पेपर में बकायदा लिखना है, वी राइट इट एज, इट की जगह सिस्टम भी लिख सकते हैं, वी राइट सिस्टम एज या वी राइट इट एज। ये पॉइंट जरूर लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये बात जरूर लिखनी है। वेयर ए क्या है, ए लिखकर आगे ब्रैकेट के अंदर कॉफिशिएंट्स लिखने हैं, यू रो वाइज, 2 - 3 5, 1 1 2, ये कॉफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, 2, ऐसे रो वाइज। ये चूंकि ऐसे समझे ना, ये रो वाइज ही है, 3 - 2 - 4। ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट, अभी मैं पॉइंट पहला पॉइंट बता चुका हूं। एंड एक्स क्या है, ए एक्स है ना, तो आगे एक्स लिख लें। एक्स फिलहाल यहाँ एक्स वाई जी है। अगर यही सवाल हम करते ये वाला, तो इसमें एक्स होता है x1, x2, x3। सिंपल सी बात है, x1 की बजाय इस वक्त x है इस सवाल में, x2 की बजाय इस वक्त y है और x3 की बजाय इस वक्त क्या है, z है इस एग्जाम्पल में। x इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड b हमेशा ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं राइट साइड पे, इनको हमेशा बी मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। x इज एक्स वाई जी, b इज 1 3 0 एंड a इज कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। अब पहला पॉइंट आप देख लें, पहला पॉइंट मेरा यही था, ये बात होगी। आप अगर चेक करें ना पहले पॉइंट को, तो वो यही है। अब आप देखें अगला पॉइंट हमारा क्या। अब इस क्वेश्चन में हमने स्टेप 1 या स्टेप 2 नहीं लिखना, वो सिर्फ समझाने के लिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला काम क्या है, ए डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को निकालने का मेरा अगर डिटेल में आपने लेक्चर देखना है तो एक्सरसाइज 2.3 का शुरू वाला मेरा लेक्चर देखें। ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.3, 2.4 एंड 2.5 मैंने करा दी है। आप मेरा चैनल में देखें, वहाँ पे जो है प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज 2.3 आपको मिलेगी, तो वहाँ पे 2.3 में डिटेल में मैंने डिटर्मिनेंट कराया हुआ है। बहरहाल मैं यहाँ डिटर्मिनेंट के लिए थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट का जवाब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ब्रैकेट है। तो जब आपने मैट्रिक्स से हमेशा डिटर्मिनेंट बनाना है तो लेफ्ट पे ए पे ऐसे डिटर्मिनेंट और राइट पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय ऐसे ये डिटर्मिनेंट का साइन है, जैसे मॉडुलस का साइन, ए से आगे ये डिटर्मिनेंट। बाज लोग ऐसे ब्रैकेट के साथ ये वाला स्टेप कर लेते तो वो गलत है। डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन तभी होती है जब ये ऐसे डिटर्मिनेंट का सिंबल या निशान हो। मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट में आपने ये वाली यूं फॉर्म बनाकर फिर एक्सपेंशन करनी है। मेरा मकसद ये है कि ऐसे करके आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, ये स्टेप नहीं करना। पहले आप डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाकर ऐसे ये लाइनें बनाकर फिर एक्सपेंशन करें। अब आपने हमेशा डिटर्मिनेंट के लिए एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो ही किया करेंगे, प्लस माइनस प्लस। इधर आपकी मर्जी है, लिख लें एक्सपेंशन बाय R1। ना भी लिखे तो इस बात के मैथ में नंबर नहीं कटते कि ये लफ्ज क्यों नहीं लिखा, इस बात के नहीं। इसको कहते हैं एक्सपेंशन बाय R1। ये जो मैंने ऊपर प्लस माइनस प्लस डाला है, ये भी आपकी मर्जी है, पेपर में आप पहली रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस डालें या ना डालें। तो ये पहले हम 2 बाहर लिखेंगे और 2 पहले कॉलम में है, लिहाजा पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। 2 बाहर, 2 पहले कॉलम में है तो पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट, जो बाकी अंदर बचा वो लिखा। अब माइनस इनटू माइनस वो +3 बन जाएगा,
बाहर +3, 3 सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करें, जो बाकी बचा वो लिखेंगे। फिर बाहर हम +5 लिखेंगे और +5 थर्ड कॉलम में है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करें। रो फर्स्ट ही रखनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो बाकी बचे वो बाहर अंदर लिखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो बाकी बचे वो अंदर लिखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो बाकी बचे वो अंदर लिखना है। और बाहर क्या लिखना है, पहले कॉलम के टॉप वाला एलिमेंट ये बाहर लिखना है, इधर दूसरे कॉलम के टॉप वाला एलिमेंट ये बाहर लिखना है, इधर ये तीसरे कॉलम के टॉप वाला एलिमेंट बाहर लिखना है। यानी जो जो एलिमेंट बाहर लिखना है उसका कॉलम नेग्लेक्ट करते जाना है। 2 बाहर लिखा, पहला कॉलम नेग्लेक्ट, रो फर्स्ट ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 बाहर लिखना है, दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया। 5 बाहर लिखना है, तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया। कॉलम के साथ रो कौन सी, रो हर बार फर्स्ट ही रखनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको नेग्लेक्ट कर ले, जो बाकी बच्चे वो लिखें। बच्चों 2x2 का डिटर्मिनेंट जब भी एक्सपेंड करते हैं, ये देखें ना अंदर हमारे पास 2x2 के 3 डिटर्मिनेंट है, तो हमेशा ये मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए ना, 1 × -4 तो मैंने डायरेक्ट -4 लिख लिया। हमेशा मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आगे नेगेटिव डालते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये +4 हो गया। सिमिलरली ये भी इसी तरह से, ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट -55 आया, सो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। फर्ज कर लो ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, सवाल इधर ही मुक जाना था, रुक जाना था, आगे हम कहते सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इधर हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, ए इनवर्स नहीं, सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये बाय मिस्टेक में ए इनवर्स लिख बैठा, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, इधर हमने ए इनवर्स नहीं निकालना, इधर हमने सोल्यूशन निकालना, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने बच्चों D1, D2, D3 निकालना है, हमारा तीसरा स्टेप आ गया। आप एक लम्हे के लिए तीसरा स्टेप देखें, जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर लिखाया था उसका तीसरा स्टेप आ चुका है। ये देखें, अब D1 क्या है, D1 में हमने पहला जो कॉलम है ना, D1 डिटर्मिनेंट है, इसमें पहला कॉलम इसमें हमने ये 130 लिखना है। मैं पहले D2 बता लूं, D2 में दूसरा कॉलम 130 लिखना है, यानी D2 में B जो है वो दूसरे कॉलम की जगह ये B के एलिमेंट्स आ जाए, एंड D3 में तीसरा कॉलम आपने B लिखना है, B की वैल्यूज लिखनी है। D1 में पहला कॉलम B, D2 में दूसरे कॉलम, 2 मीन दूसरा कॉलम, 3 मीन तीसरा कॉलम, D2 मीन दूसरे कॉलम को पहले दूसरे कॉलम को फिल कर लें, D3 तीसरा कॉलम पहले फिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी कॉलम्स कौन से, तो D1 में पहला कॉलम B होगा, बाकी कॉलम A के होंगे, A के बाकी कॉलम ये दूसरा और तीसरा कॉलम उसका अपना, -3, 1, -2, 5, 2, -4। D1 में बच्चों पहला कॉलम B की वैल्यूज, बाकी A का अपना कॉलम। अब इसको बच्चों एक्सपेंड कर लें, बिल्कुल वही स्टोरी जो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड हमने की, ये देख लें। D2 में अब पहले दूसरा कॉलम बना लो, दूसरा कॉलम बना लिया, अब इसका पहला और तीसरा कॉलम इसके अपने, 2, 1, 3 A के अपने ओरिजिनल, जो 2, 1, 3 A के, 5, 2, -4, और इसको एक्सपेंड कर लें, बिल्कुल वही स्टोरी, इसको भी एक्सपेंड उसी तरह से। D3 में पहले थर्ड कॉलम फिल कर लें, तीसरे कॉलम को आपने ये लिख लिया 130, और बाकी 2 कॉलम A के अपने, 2, 1, 3, -3, 1, -2। बच्चों बुक में आप देखें तो वो ये स्टेप नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट इधर x लिख रहा है, इसके नीचे फिर वो वैल्यू लिख लेनी, वो थोड़ा मुश्किल है, आप ये वाला काम अपनाएं, यूज करें। D1 इसको ओपन करें, D2 इसको ओपन करें, D3 इसको ओपन। अब चौथा पॉइंट देखें, फाइनली हमारा सोल्यूशन आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x D1 ओवर A डिटर्मिनेंट, D1 हमारा ये आया था,
ओवर ए डिटर्मिनेंट ये सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट करें, ये रिजल्ट y d2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, d2 ये ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड z d3 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये आपका सोल्यूशन है। आप चाहें तो चेक कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी। तो x y z की इन वैल्यूज को इनमें से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, ये सोल्यूशन है। और मैंने अभी बताया था सोल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं जो सिस्टम में किसी इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई से मुराद ट्रू करना, ट्रू मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो किसी एक इक्वेशन में ये पुट कर लो, x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये, और उसको चेक कर लो, रिजल्ट ये बनेगा। तो इट मीन ये हमारा ट्रू है सोल्यूशन। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन कराने लगा हूं, लेकिन फर्क देख लो, कुछ भी नहीं है इस एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में। लाइन बाय लाइन, हरफ बाय हरफ, सारा कुछ यही होगा। फर्क कहाँ है, फर्क कितना है? इस सवाल में हम ए तो इसी तरह लिखेंगे, बी भी इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ x की जगह हम x y z नहीं लिखेंगे, x की जगह हम ये लिखेंगे x1 x2 x3। वो वेरिएबल x को x1 कह रहे, y को x2 कह रहे और z को वो x3 कह रहे, सिर्फ इतना फर्क है। तो x हम लिखेंगे x1 x2 x3, बाकी सब कुछ ये एज इट इज, सिर्फ x की जगह हम लिखेंगे x1 x2 x3। अभी कराने लगा हूं, फिर बाकी सारा एज इट इज काम होएगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ यहां आकर हम x1 लिखेंगे d1 ओवर a डिटर्मिनेंट, x2 लिखेंगे यानी y की जगह हम x2 लिखेंगे, d2 ओवर a डिटर्मिनेंट एंड z की जगह x3 लिखेंगे। यानी फर्क सिर्फ एक इस स्टेप में, इस जगह पे ये लिखेंगे और इस जगह पे हम लिखेंगे x1 x2 x3। बाकी सारा लाइन बाय लाइन यही सवाल है। दैट्स वाई पहले मैंने एग्जांपल कराई है, क्योंकि आपको क्लिक कर जाता है फौरन x y z वेरिएबल। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको इंशाल्लाह 100% समझ आएगी। अब मैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 का सोल्यूशन आपको करा रहा हूं। इसमें बच्चों ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वी कैन राइट इट एज, इस सिस्टम को हम यूं भी लिख सकते हैं। ये स्टेप ज़रूर लिखें, बट इस स्टेप के साथ ये जो मैंने वजाहत की है इसकी नहीं ज़रूरत है, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये साइड पर ये मैंने चीज़ की है। बेसिकली इसको लिखने का मकसद या मतलब क्या है बच्चों? बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा जा रहा होता है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो यूँ लिखेंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में, अगर इस सिस्टम को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें तो हम यूं लिखेंगे। बेसिकली क्रैमर रूल में हम जो सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन से पहले ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन से पहले ये मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाला है। तो दैट्स वाई ये बेसिकली इस स्टेप के लिखने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है आगे देखें। यहाँ पे अगर बच्चों यहाँ पे इसके नीचे ये बेसिकली चीज़ बनती है, मैंने साइड पर लिख दी है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, आपने पेपर में ये वाली चीज़ लिखनी नहीं है। अगर मैं इसकी जगह a की जगह मैट्रिक्स की ये वैल्यू लिख दूं, x की जगह मैं x1 x2 x3 लिख दूं और b की जगह इसमें मैं पुट कर दूं ये तीनों वैल्यूज, और b की जगह मैं ये चीज़ लिख दूं, तो ये स्टेप बनेगा। यानी इससे अगला स्टेप बेसिकली किया जाए या करना हो तो ये चीज़ बनती है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये वापस यही सिस्टम बन रहा है, चेक कर लो। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो रो को जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इक्वल टू 8। ये सिस्टम की फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली इसको इस थर्ड कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। सो बेसिकली इस सिस्टम को मैट्रिसेस में लिखने का ये स्टाइल है, बट इससे आगे ये काम करना नहीं होता। सिर्फ ये क्वेश्चन में हम बता रहे होते हैं कि बेसिकली इस सिस्टम को
मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना हो तो यूं लिखा जा सकता है, आगे सिर्फ ए की वैल्यू कॉमा एक्स की वैल्यू कॉमा बी की वैल्यू लिखते हैं। ये सिर्फ मैंने इधर समझाने के लिए ये स्टेप कर दिया। पिछले सवाल में भी आप एक्स की जगह यहाँ पे एक्स वाई जी जो एग्जाम्पल मैंने करवाई है लिखें और मल्टीप्लाई करके देखें तो वापस वही एग्जाम्पल का जो ये सिस्टम था वो बनेगा। ये ज़रूरत नहीं है, ना ही इस स्टेप को जो इधर मैंने अभी मिटाया वो लिखना भी नहीं है, करना भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने बताया कि इस सिस्टम को बेसिकली इस फॉर्म में लिखने का मतलब या मकसद वो है कि हम उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये वही चीज़ वापस बनती है। बहरहाल इसमें बच्चों अब मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। वी राइट इट एज या सिस्टम एज ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए ये ए के अंदर कोफिशिएंट लिखने हैं, एक्स के साथ अंदर x1 x2 x3, इसमें x1 x2 x3 है, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में x y z था। और b क्या है, ये कांस्टेंट जो है ये इधर लिखते हैं। अब आगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैमर रूल के अंदर वही बात, आपने a डिटर्मिनेंट निकाला, a डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आई, आपकी आगे मर्जी है लिखें या ना लिखें, a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट। बट पेपर में अगर टाइम शॉर्ट हो तो ये स्टेप, ये वाली बात ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। यहां से अब आगे बच्चों 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। टोटल इस सवाल में 4 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं, एक ए डिटर्मिनेंट और 3 बाकी के क्या, D1 D2 D3। D1 क्या है, D1 के अंदर हम पहला कॉलम ये बी की एंट्रीज लिखते हैं, D2 में दूसरे कॉलम में बी की एंट्रीज लिखते हैं, D3 का मतलब है कि D3 के अंदर तीसरे कॉलम में हम बी की एंट्रीज लिखते हैं। बाकी कॉलम्स क्या होते हैं, ए के अपने कॉलम्स होते हैं। और इन तीनों डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, ये हमारे D1 D2 D3 के रिजल्ट्स आ गए। इधर आकर इस सवाल में, इस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन में हम x की बजाय क्या लिखेंगे, x1, बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, सिर्फ फर्क यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी सारा वही पैटर्न, एक ही काम, एक ही स्टोरी। x1 D1 ओवर a डिटर्मिनेंट वैल्यूज पुट की, x2 D2 ओवर a डिटर्मिनेंट वैल्यूज पुट की, x3 D3 ओवर a डिटर्मिनेंट। इधर तक ही काफी है। सिर्फ मैं एक बात बता लूं, आप बच्चों रिकॉल करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप एंड पे सोल्यूशन सेट लिखते थे, तो आपकी मर्जी है सोल्यूशन सेट यहां लिखें या ना लिखें, जरूरी नहीं है, मेंशन नहीं है। मैं सिर्फ अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो फिर सोल्यूशन सेट का मतलब क्या है, सोल्यूशन को सेट में लिखना। ये सेट होता है, सेट के अंदर सोल्यूशन लिखना या सोल्यूशन को सेट में लिखना। तो सोल्यूशन में बेसिकली अब 3 वैल्यूज हैं, तो ये अंदर ट्रिपलेट वैल्यूज होंगी, x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू, z की ये वैल्यू, सोल्यूशन है ये। सोल्यूशन को सेट में लिखना दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। जब x y की वैल्यूज होती थी तो उधर हम सिर्फ यूं लिखते थे सोल्यूशन, सोल्यूशन सेट फिर ये बन जाता था। लेकिन यहाँ पे x y z की वैल्यूज हैं तो ट्रिपलेट वैल्यू को फिर यहाँ ऐसे लिखना है, इतनी चीज सोल्यूशन है लेकिन हमें लिखना है सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन को सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको साथ एक्स्ट्रा स्टोरी बता दी है, इधर तक ही काफी। इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, x1 x2 और x3 की वैल्यूज किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें, सामने ये वाला रिजल्ट बनेगा तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपका सोल्यूशन गलत है या ठीक। बच्चों ये जो हम क्रैमर रूल के अंदर ये 4 डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं क्वेश्चन 5 के अंदर, एक ए डिटर्मिनेंट, ये D1 D2 और D3 डिटर्मिनेंट, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह ये मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि हमारे साथ कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स हो और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो हमें कैलकुलेटर से फ़ौरन कैसे पता चलेगा, कैसे हम जज कर लेंगे कि जो हमने ये न्यूमेरिकली, ये जो मैथमेटिकली हमने निकाली हैं वैल्यूज़, क्या ये हमारी सही हैं, कोई गलती तो नहीं होगी। तो हम फ़ौरन कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेटर ने जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई है और जो हमने ये मैथमेटिकली निकाली है क्या ये सही हैं, दुरुस्त हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आए हम ये चीज़ आपके सामने करते हैं। स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक हुई है, ये 152 वैल्यू नहीं है,
ये इसको कैलकुलेट करें तो ये 156 है, तो यहाँ पे भी फिर आपने 156 ही करना है, ये आंसर हमारा 3 आएगा। और ये भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली 4 - 30 है, आगे वैल्यू ठीक है, यहाँ पे 4 - 30 है, तो ये 2 करेक्शंस आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब फर्ज कर लो मैं इसी क्वेश्चन के ये जो 3 हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं, D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, D1, D2 एंड D3, ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, आए अब हम ये डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 5 पार्ट 1 के ये तीनों डिटर्मिनेंट्स मैंने लिखे हैं, D1, D2 और D3 डिटर्मिनेंट्स। D1 डिटर्मिनेंट्स का आंसर ये है, D2 का आंसर ये है और D3 डिटर्मिनेंट का आंसर ये है। लेकिन हम इन वैल्यूज़ को अब कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो आप चेक कर लेना कि ये वैल्यूज़ आया कि हमारी सही हैं या गलत है। स्टूडेंट्स मैं इस तरह की बात ऑलरेडी अपने एक लेक्चर एक्सरसाइज 2.5 के अंदर भी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर को आपने मॉड प्रेस करना है, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह का पैटर्न लिखा आ जाएगा। तो आप नंबर 6 को देखें तो नंबर 6 पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, नंबर 6 पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आपने बच्चों नंबर 6 प्रेस कर लें। जैसे ही नंबर 6 प्रेस करेंगे तो वो आपको कैलकुलेटर कहेगा कि आपने जो मैट्रिक्स बनाना है, हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो मैट्रिक्स को नाम क्या देना है ABC में से। तो पहले हमारे पास चूंकि 3 मैट्रिसेस हैं, ये 3 डिटर्मिनेंट्स के हमने मैट्रिसेस बनाने हैं, तो हम नंबर 1 पहले प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे जो है मैट्रिक्स A है, तो नंबर 1 प्रेस कर ली। अब बच्चों वो ऑर्डर मांगेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट जो हैं ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हम ऑर्डर 3x3 रखेंगे। दैट्स वाई नंबर 1 हम प्रेस कर लेते हैं। नंबर 1 प्रेस करेंगे तो अंदर बच्चों अब हमने एंट्रीज लिखनी है, हम हर एंट्री लिखकर इक्वल प्रेस करेंगे, यानी हम 8 लाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, हर अगली एंट्री से पहले इक्वल प्रेस करेंगे। 8 के बाद हमने 1 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, फिर 2 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने सारी एंट्रीज लानी हैं। ये बच्चों हमने सारी एंट्रीज इसमें इनपुट के तौर पर बना ली हैं। अब हमें इसको एज ए मैट्रिक्स A इसके नाम से हमने कैलकुलेटर में सेव करना है। सेव करने का क्या तरीका है, ये शिफ्ट प्रेस करना है, हमने शिफ्ट प्रेस करके ये 4 वाले डिजिट को प्रेस करना है, ये शिफ्ट 4 प्रेस किया तो हमने इसके अंदर ये एज ए डाटा सेव करना है, तो नंबर 2 को प्रेस कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो पहला मैट्रिक्स A के तौर पर सेव हो चुका है। ये ऐसे स्क्रीन पर जैसे ही हम इसको डाटा को प्रेस करेंगे ना, तो ये अब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नंबर 2 प्रेस करने पे ये चीज़ आ गई। अब वो अगेन हमसे मांग रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स अब आपको बनाना है, तो अब हम अगेन नंबर 2 प्रेस करेंगे, यानी अब हमने A तो सेव हो चुका है, B मैट्रिक्स के लिए नंबर 2 प्रेस करेंगे। अब 2 प्रेस करने पर ये ऑर्डर मांगेगा 3x3 के लिए 1। अब हमने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमने ये वाली एंट्री सेव करनी है, बिल्कुल उसी तरह से। तो अब हम 1 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, फिर इसी तरह से 8 इक्वल, स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें तो ये आपका जो है ये मैट्रिक्स बन चुका है हमारे पास। ये इस कैलकुलेटर के अंदर आप देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स B बन चुका है। अब उसी तरह से शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे
तो ये हमारे पास डाटा के तौर पर शिफ्ट 4 और 2 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स बी के नाम के तौर पर डाटा अंदर सेव हो चुका है। अब हम मैट्रिक्स सी के नाम पर एक तीसरा मैट्रिक्स सेव करेंगे, दैट्स वाई नंबर 3 प्रेस करेंगे, 3x3 के लिए 1 प्रेस करेंगे और उसके लिए हम ये एंट्रीज जो हैं अब सेव करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स भी हमने कैलकुलेटर में बना लिया है, इसको हमने सेव कर लिया। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स सी के नाम से सेव हो चुका है, ये सी के नाम से सेव हो चुका है। अब हम ये ऑन वाले बटन को प्रेस करेंगे। अब हमने इन तमाम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लाना है। तो जब भी बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका तरीक़ेकार ये है कि शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4। अब पहले हम नंबर 7 पर देखें तो ये डेट है, डिटर्मिनेंट 7 डिटर्मिनेंट। अब बच्चों हमें मैट्रिक्स ए लाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स ए, फिर शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। अब ये देखें नंबर 3 पे हमारा मैट्रिक्स ए पड़ा है तो नंबर 3 प्रेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आपकी मर्जी है ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, इस बटन के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ये देखें स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 156 आ गया, यानी कैलकुलेटर ने खुद जो है वो 156 कर लिया। हमने क्या करना है, हम मैट्रिक्स ए को एक्टिव करने के लिए पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट बनाना है और फिर मैट्रिक्स ए करना क्या, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बनाना है। तो उसके लिए क्या करना था, क्या किया हमने, शिफ्ट प्रेस करना है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करना है, 4 प्रेस करेंगे, हमें पहले डिटर्मिनेंट लाना है, 7 प्रेस किया। अब हमें अंदर किसको लाना है, मैट्रिक्स ए को एक्टिव करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो दोबारा शिफ्ट प्रेस करें, 4 प्रेस करें, नंबर 3 पे मैट्रिक्स ए पड़ा है, नंबर 3 प्रेस करें, जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे तो वो 156 इस मैट्रिक्स का आ जाएगा आंसर। फिर ऑन, अब आगे जो है डिटर्मिनेंट 2 का आंसर लाना है। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है, शिफ्ट 4 डेट, इसके लिए 7 प्रेस करें, डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर शिफ्ट 4। अब मैट्रिक्स बी, इसका इस तरह का जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सेव किया था मैट्रिक्स बी को एक्टिव करना है, तो वो मैट्रिक्स 4 पर है, 4 पे ये पड़ा है, 4 प्रेस करें, अंदर मैट्रिक्स बी बन चुका है, इक्वल प्रेस करें तो ये देखें 52। अब हमने मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट करना है, शिफ्ट 4, फिर हमने डेट यानी 7 को प्रेस करें, ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स सी, फिर इसके लिए शिफ्ट 4। अब ये देखें स्टूडेंट्स मैट्रिक्स सी नंबर 5 पे पड़ा है, नंबर 5 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी आ गया, मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट, इक्वल प्रेस करें, ये देखो 104 आ गया हमारे पास मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट। यानी हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट 4, तो पहले आपने डेट लिखना है, डेट के लिए आपने नंबर 7 प्रेस करना है, डेट आ गया। अब आपने कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, ए बी सी में से जिसको भी एक्टिव करना है, शिफ्ट 4। अब आप में से अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो 3 कर लें, बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो 4 को प्रेस कर लें, सी का डिटर्मिनेंट लेना तो 5 को प्रेस कर लें। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना हो उस नंबर को प्रेस कर लें। तो फ़र्ज़ कर लो आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना तो 3 को प्रेस करेंगे, ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ये तरीकाकार है मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट निकालने का। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाना हो तो आपने उस मैट्रिक्स को एज ए बी सी कोई भी नाम सेव करके दे लें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। स्टूडेंट्स पार्ट 2, 3 एंड 4 बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जैसे हमने
पार्ट 1 किया या मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी करवाई, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर इसको भी करेंगे। ये देख लें, वी राइट इट एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए ये कोफिशिएंट्स ए के अंदर लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 x3। अगर यहाँ x1 x2 x3 हो तो इधर हम x1 x2 x3 लिखते हैं, अगर यहाँ एक्स वाई जी हो तो फिर इधर हम एक्स वाई जी लिखते हैं। लेकिन ये चारों पार्ट्स में आप देखें तो x1 x2 x3 है। दैट्स वाई मैंने एक्स वाई जी में पहले एक एग्जांपल करवाई ताकि आपको एक्स वाई जी में पहले अच्छी तरह से समझ आ जाए, फिर फौरन बाकी जो है आराम से समझ आ जाता है। एंड b इज इक्वल टू ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो मैट्रिक्स। अब आगे आपने उसी तरह से 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, A डिटर्मिनेंट, D1 डिटर्मिनेंट, D2 डिटर्मिनेंट एंड D3 डिटर्मिनेंट, और एंड पे बच्चों हमने सोल्यूशन लिखना है x1 x2 एंड x3, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर जैसे हमने पार्ट 1 में भी किया था। ये प्लीज नोट कर लें। पार्ट 3 है, इसमें स्टूडेंट्स देखें तो पहली इक्वेशन में x1 वेरिएबल नहीं है। अगर x y z या x1 x2 x3 में से कोई भी वेरिएबल किसी इक्वेशन में मिसिंग हो तो उस वेरिएबल को लिखकर साथ कोफिशिएंट 0 ले लें, क्योंकि हमने तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, फर्ज कर लो बच्चों यूं लिखा जाए और आपको ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन, ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रो बनानी हो तो इसमें अब z वेरिएबल नहीं है तो 1 2 एंड 0 लिखेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हम दूसरे लफ्जों में x प्लस 2y प्लस 0z इज इक्वल टू 1, तो इस मैट्रिक्स की फिर जो रो होगी उसमें z वाला कोफिशिएंट क्या लेंगे, 0 लेंगे, यानी यहाँ पे 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट नहीं है वो 0। तो जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट हम 0 लिखकर वो वेरिएबल साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा मैट्रिक्स 0 -2 3। आप ये ना भी लिखें, डायरेक्ट x1 का कोफिशिएंट 0 लिख लें या यहाँ पे 0 x1 लिख कर मेंशन कर लें। तो ये A मैट्रिक्स है, ये x और ये B मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने जब बच्चों A डिटर्मिनेंट निकाला और उसको आगे कैलकुलेट आप करेंगे तो A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो बनी है 0। जब A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो चाहे क्वेश्चन इनवर्स का हो या सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, तो उधर आपने ए इनवर्स के वक्त कहना है, जब सवाल कोई ए इनवर्स का हो तो उधर ही कहना है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इधर आपने कहना है हेयर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उधर हम कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इधर चूंकि हमने सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे हम कहेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे सवाल होगा ही नहीं, इधर ही बात मुक जाएगी, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतनी बात लिखनी है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। बेशक आप ये बात ना भी लिखें, सिर्फ इतनी बात लिखनी है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। तो ये पार्ट 3 इधर ही खत्म हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 ये भी बिल्कुल बाकी पार्ट्स की तरह बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पर है, सेम पैटर्न पर है। आपने ये पहले फॉर्म बनानी है, फिर आपने ए, एक्स और बी मैट्रिसेस को मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, इसके साथ आगे कहना है सोल्यूशन एग्जिस्ट। फिर D1, D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, फिर D1, D2 और D3 डिटर्मिनेंट बनाकर या निकाल कर आपने आगे फिर सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे बाकी पार्ट्स की तरह, x1 d1 over a determinant, x2 d2 over a determinant and x3 d3 over a determinant। वैल्यूज पुट करके आपने x1 x2 और x3 का सोल्यूशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करके हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स बाज़ कहते इस स्टेटमेंट की बजाय यूं भी कह देता है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो जब वो मैट्रिसेस का लफ्ज बोल दे तो भी इन्वर्जन मेथड ही होगा इसका मतलब, यानी आपने मैट्रिसेस की मदद से उसमें हम इन्वर्जन मेथड ही यूज करेंगे तो आपको सोल्यूशन निकालना है। तो ये स्टेटमेंट दे दे या ये दे दे, दोनों का एक ही मतलब है। पार्ट 1 है उसका
पार्ट 1 है इसका, इसमें ये इक्वेशंस हैं। इसमें पहली बात तो वही हम जो क्रैमर रूल में लिखते थे, वी राइट द फॉलोइंग सिस्टम एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, लेकिन इसमें चूंकि हमें इन्वर्स निकालना है, इन्वर्जन मेथड में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, तो ए लेफ्ट पर है तो इन्वर्स भी उधर जाके लेफ्ट पर लिखना है। सो हियर वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। स्टूडेंट्स ये याद रख लें, मैट्रिसेस में जिस मैट्रिक्स को उधर जाके हमें डिवाइड करना हो, डिवीजन नहीं उसकी लेते, हमें उधर जाके क्या करना है, उसका इनवर्स लेना है। मुझे यहाँ x निकालना है मैट्रिक्स, a को उधर जाके डिवाइड करना है, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, a उधर जाके डिवाइड करना है। लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, जिस मैट्रिक्स को उधर हमने ले जाकर डिवाइड, जिस मैट्रिक्स को उधर ले जाकर हमने डिवाइड करना हो, उधर हम डिवीजन की बजाय उस मैट्रिक्स का उधर ले जाकर क्या लेते हैं, इनवर्स बनाते हैं, इनवर्स लेते हैं। लेकिन याद रखें, अगर मैट्रिक्स लेफ्ट पर है तो इनवर्स भी लेफ्ट पर लिखेंगे, और अगर मैट्रिक्स राइट पर हो जिसको उधर ले जाना है तो उसका उधर जाके इनवर्स भी राइट पर लेना है। ये कम्यूटेटिव लॉ की वजह से होता है, यानी मैट्रिसेस में हम कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगा सकते प्रोडक्ट का। ए इनवर्स को हम लेफ्ट पर ही यहाँ लिखेंगे। कोई बच्चा कहता है कि अगर हम यहाँ पे ए लेफ्ट पर है लेकिन इनवर्स हम राइट पर लिख लें तो वो गलत है, क्योंकि ए इनवर्स बी या बी इनटू ए इनवर्स ये बराबर नहीं होते। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं वैलिड होता, मल्टीप्लिकेशन का आप रिकॉल करें, ये इक्वल नहीं होते, दैट्स वाई इसको भी हम इक्वल नहीं लिखेंगे। सो अगर ए लेफ्ट पर है तो इनवर्स भी लेफ्ट पर लेना है। अगर ए राइट पर होता, फर्ज कर लो किसी क्वेश्चन में हम यूं लिखते हैं, फर्ज कर लो तो ए अब राइट पर है तो अब इनवर्स भी उधर जाके क्या बनेगा, राइट पर बनेगा, राइट पर लेंगे। फिलहाल यहाँ ए लेफ्ट पर है तो हम इनवर्स भी लेफ्ट पर लेंगे। तो इसमें बुनियादी तौर पर ये जो है इक्वेशन 1 इसको कहकर, इसको इक्वेशन 1 कहकर इसमें हमने अब बुनियादी तौर पर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का ये फार्मूला, ये साइड पर आपने लिखना नहीं, सिर्फ मैं आपको टारगेट सामने सेट करूं कि बुनियादी तौर पे क्वेश्चन में करना क्या है। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है, लफ्ज ऑफ नहीं लिखना, लेकिन बोलेंगे हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों इसको हम कैसे रीड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत सारी जगहों पे मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया था कि बहुत सारी जगहों पे जब यूं ब्रैकेट आ जाए तो इसको हम ऑफ के सेंस में बोलते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स, जैसे साइन ऑफ 30। इसी तरह इसको हम कैसे बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ऑफ साथ लिखना नहीं, लेकिन ब्रैकेट की वजह से हम रीड इसको ऑफ करते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या है, इसके अंदर बेटा ये 9 कोफैक्टर्स हैं और ऊपर इसका क्या है, ट्रांसपोजर। स्टूडेंट्स ये ए इनवर्स जो है हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 के अंदर, आप अगर मेरा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 वाला रिकॉल करें या उसको जाकर देखें तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 जो है उसमें हमने काफ़ी डिटेल से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ए इनवर्स हमने किया था, उस लेक्चर को जाके देख लें। तो इसमें बुनियादी तौर पर ये एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स बनाना है। तो इसमें ए मैट्रिक्स वही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्रैमर रूल वाले में कहा था, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट x इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड b, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर होते हैं b, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स। अब हमने बच्चों यहाँ पे पहली बात यह है कि ए डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें ए इनवर्स की जरूरत है। ए इनवर्स के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है। तो ए डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे, सारी वही डिटेल, सारी वही डिस्कशन। ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब बच्चों ए डिटर्मिनेंट इसमें -22 है, तो आगे जब ए डिटर्मिनेंट 0 आए तो हम कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आगे हम कहेंगे सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जिस्ट से मुराद पॉसिबल, सोल्यूशन पॉसिबल लिख लें या एग्जिस्ट लिख लें, एक ही बात है। सोल्यूशन इज पॉसिबल या सोल्यूशन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट से मुराद पॉसिबल। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स। अब हमने बेटा 9 कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर का मैं 1-2 का तरीकेकार बता देता हूं, बाकी आप डिटेल जो है
2.3 एक्सरसाइज में जाकर देखें, वहां पे मैंने को फैक्टर्स की डिटेल दी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी को फैक्टर की डिटेल है 3.2 के अंदर, और 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसकी डिटेल है, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 में भी इसकी काफ़ी डिटेल है। को फैक्टर A11 जब निकालेंगे तो -1 पावर हमेशा इन डिजिट्स का ऊपर सम लिखना है, -1 अपनी तरफ से लेना है और ऊपर इन डिजिट्स का ये सम बना लेना है, साथ ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करना है। ए मैट्रिक्स में से ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट कर लें, बाकी जो भी बनेगा बचेगा वो डिटर्मिनेंट में लिखना है। बाज लोग यहाँ पे, बाज बच्चे यहाँ पे यूं ब्रैकेट्स डाल रहे होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे होते हैं और सॉल्व डिटर्मिनेंट कर रहे होते हैं। ये मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको आपने कभी नहीं करना, इस मिस्टेक को, कि क्या लिख वो मैट्रिक्स रहे होते हैं, जहन में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होते हैं, ये गलत होता है। आपने यहाँ पे बच्चों डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट लेना है। को फैक्टर इज अ नंबर, तो नंबर हमेशा डिटर्मिनेंट से हासिल होता है। तो A11 बनाना हो तो पहली रो पहला कॉलम कैंसिल कर लें, अंदर जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट बनाना है। इसको कोशिश करना है जितने भी को फैक्टर हैं उनको आगे पूरा एक लाइन में लिख लें, ऐसे पूरा आगे सॉल्व करना है, सामने पूरी एक लाइन में सारों को सॉल्व करना है। क्योंकि आखिर में जब आप को फैक्टर ढूंढेंगे निकालने में, तो ये निकालेंगे तो आपको ये एक लाइन में पड़े होंगे, तो आपको फौरन जो है वो उधर पुट करने में आसानी रहेगी। मेरा मकसद है कि यूं सामने पूरा मुकम्मल एक लाइन में करना। अब ये आगे कैलकुलेट करें तो ये -2 बनेगा। A12 कैसे निकालेंगे? -1 पावर 1 + 2, जो यहाँ पे नंबर होगा -1 की पावर में, यहाँ पे उनको सम कर लेना है और फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट कर लें, डिलीट कर लें, बाकी डिटर्मिनेंट लिखना है अंदर। तो ये फिर आपके साथ इस तरह से, फर्ज कर लो A21 निकालना है तो -1 पावर 2 + 1। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम डिलीट कर लें, नेग्लेक्ट कर लें, 3 2 1 4 बाकी बचेगा 3 2 1 4 इस तरह से। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम डिलीट कर लें, 5 1 1 4 ये इस तरह से, और -1 पावर 2 + 2 इस तरह से आप ये 9 के 9 को फैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 9 के 9 को फैक्टर निकालकर बच्चों ये एडजॉइंट का फार्मूला है, इसमें पुट करने। स्टूडेंट्स गौर करें, मैं एक बात बताने लगा हूं, यहाँ पे बड़ी तवज्जो तलब बात है। यहाँ पे अगर मैं यूं लिखता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बच्चों ये भला क्या चीज है? दिस इज जस्ट अ जनरल मैट्रिक्स इन विच एंट्रीज आर जनरल। A11 में और कैपिटल A11 में बेसिकली मैं फर्क बताने जा रहा हूं। A11 इज जस्ट एन एंट्री, बट कैपिटल A11 का मतलब है दिस इज को फैक्टर। कैपिटल A11 को फैक्टर है, बट स्मॉल a के साथ नीचे 1 1 हो तो ये जस्ट एक एंट्री को शो कर रहा होता है। एंट्री सिचुएटेड एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोई बंदा आपको कहे इस मैट्रिक्स के अंदर A11 क्या है, स्मॉल a11, तो आप बेटा बोलोगे 5। लेकिन कोई बंदा कहे इस मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल A11 क्या है, तो आप फौरन नहीं बता सकोगे। कैपिटल A11 यूं पहले बनाओगे, को फैक्टर बनाओगे, फिर कहोगे कि हाँ सर इसमें कैपिटल A11 का जो आंसर है, वैल्यू है, वो क्या है, -2। कैपिटल A11 का जो आंसर है वो क्या बन रहा है, -2। तो ये सिंपल मैट्रिक्स है, जबकि ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स उनका ट्रांसपोज। तो एलिमेंट्स आपने उसी तरतीब में लिखने हैं जैसे ये है, कोफैक्टर आपने उसी तरतीब में लिखने हैं जैसे ये है। यहाँ पे आपने कोफैक्टर उसी तरतीब में लिखने हैं जैसे यूं
है A11, A12, A13, A21, A22, बट कैपिटल A कोफैक्टर्स हैं और ऊपर T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो अंदर आपने 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज पुट कर लेनी है, ऊपर T मीन ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट आपने ट्रांसपोज बना लिया, ले लिया, ये बच्चों आपको एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब आपको A इनवर्स निकालना है, तो आपने A इनवर्स लिखा, सिंस A इनवर्स 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर ली A डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट ऑफ A की। बच्चों मैंने ये आपको सिर्फ सामने एक टारगेट सेट करने के लिए कहा है, क्वेश्चन के अंदर आपने इसको इधर साइड पर लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है, पेपर में आपकी मर्जी है, रफ साइड पर उसी क्वेश्चन के अंदर रफ जगह पे ऐसे ही साइड पर लिखना चाहें तो लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं। बट लिखने से ये फ़ायदा होगा कि बुनियादी तौर पे क्वेश्चन में करना क्या है। ए इनवर्स आपको मिल गया, अब आपने ए इनवर्स की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, मैट्रिक्स की ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। सो पुट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड मैट्रिक्स बी इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करनी। बुनियादी तौर पे इन्वर्जन का मतलब ही है, यहाँ पे हमने इनवर्स लेना था, इनवर्स लिया हमने, इनवर्स की वैल्यू निकाली और इसमें पुट करने हैं। ये वैल्यूज बच्चों पुट कर लो इसमें। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट 7 का असूल, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जब रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -2 और फिर इनको ऐड करना है, -2 × 6, डायरेक्ट मैंने -12 लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसे आप ना लिखें ये, वरना टाइम है तो लिख सकते हैं, बहुत लेंथी हो रहा है, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट लिख लिया। मल्टीप्लाई करें -12 प्लस -10 × 19 -190, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। ये फिर ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होकर सामने ले लें बीच में इन सब का। अब इनको सॉल्व कर लें तो ये चीज़ बन रही है और बाहर 1/-22। आपको बच्चों एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स मैट्रिक्स ये है, इसकी वैल्यू निकलने लगी है। यहाँ पे आगे स्पेस ख़त्म है, मैं बाकी इसका आखिरी स्टेप यहाँ पे करता हूँ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट पे x है, मैट्रिक्स है, और राइट पे ये 1/-22। तो इन सब को -22 पे डिवाइड करने से ये देखें बच्चों, ये -2/-22, तो ये 1/11 बनेगा। 6/-22 इसको सिंप्लीफाई करें तो -3/11, और इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा, और ये +70, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो, +70/11। ये बनी है हमारे पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज। एक्स मैट्रिक्स इटसेल्फ है किसके बराबर, XYZ। तो आप अगले स्टेप में या इधर ही लिख लें, इधर XYZ इज इक्वल टू दिस वन। जब भी बच्चों दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो आखिर में या आगे लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/11, यानी x की वैल्यू ये, कॉमा y की वैल्यू ये, एंड z की वैल्यू जो है 70/11। ये आपका आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें इन वैल्यूज़ को कि ये सोल्यूशन सही है या गलत है, तो इन वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में किसी में मर्जी, इन तीनों में से किसी में मर्जी पुट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। मैं बच्चों ये आखिरी लाइन यूँ समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो बच्चों ये दो मैट्रिसेस हैं ऐसे, और मैं इनको लिखता हूँ 7, 5, 3, 11। ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मैं कहता हूँ व्हाट शुड बी x एंड व्हाट शुड बी y हियर। तो आप कहोगे मैट्रिसेस आर इक्वल, सो x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 5। इसी तरह से यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस हैं, एक लेफ्ट पे मैट्रिक्स है और एक राइट पे, इस तरह से 3, 2, 1। तो मैं कहूँ व्हाट शुड बी x हियर, व्हाट शुड बी y हियर, व्हाट इज z हियर। तो आप इनको चूंकि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इक्वेट करके कहोगे हियर x इज इक्वल टू 3,
y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। कॉमन लिखकर आगे लिख लो या अलग अलग नीचे अलग से लिख लो, मर्जी आपकी। इधर जगह कम थी तो मैंने नीचे लिख लिया, वरना आप कॉमन डाल के y इज इक्वल टू -3/11 एंड z इक्वल्स टू 70/11। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। बुनियादी इसमें काम क्या है, आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आपने पहले ए डिटर्मिनेंट बनाया। ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आता तो इधर ही रोक जाते, हम कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 से हट कर कोई आए तो आगे आपने कहना सोल्यूशन इज पॉसिबल या एग्जिस्ट। आगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं, A11, A12, A13 कोफैक्टर्स निकाल कर एडजॉइंट ऑफ ए का ये फार्मूला है। ऊपर टी याद रखना है, टी ट्रांसपोज के लिए लगता है तो ये ज़रूर लिखना है। इस तरतीब में एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स को पुट करके ऊपर ट्रांसपोज लिख लिया, ट्रांसपोज यहाँ पे बना लिया, ले लिया। अब ए इनवर्स निकल गया, मिल गया। ए इनवर्स के बाद आपने इस इक्वेशन में आकर वैल्यूज़ पुट करके इसका प्रोडक्ट बना लें और आगे सोल्यूशन लिख लें। बाकी पार्ट्स के मैं जस्ट हिंट देता जाऊंगा थ्रू आउट द क्वेश्चन। जो है सालों में तमाम पार्ट्स में यही पैटर्न चलेगा। जस्ट मैं बाकी पार्ट्स के हिंट आपको दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, यानी आपको मैं हिंट्स की फॉर्म में करवा देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन का पार्ट 4 जो है वो मैं इंशाल्लाह पार्ट 1 की तरह पूरी डिटेल में करा दूंगा। तो इसमें ये हमने सिस्टम को इस फॉर्म में लिखा। इसमें ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, हमें ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसमें ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 24 है और कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। सारे जो कोफैक्टर हैं आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट किए तो ये रिजल्ट बना। इन कोफैक्टर्स को आपने एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करके फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए बना लिया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को और ए डिटर्मिनेंट को ए इनवर्स में पुट करके आपने ये एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको एक्स वाई जे की फॉर्म में, और ये हमारा सोल्यूशन है। सिमिलरली पार्ट 3 के अंदर ए डिटर्मिनेंट 4 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने 9 के 9 कोफैक्टर निकाल कर इसमें पुट करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए ये बन जाएगा। ए इनवर्स में पुट कर दें एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट को, ये आपका एडजॉइंट ए इनवर्स बन जाएगा। फिर ए इनवर्स और बी को इसी तरह से इक्वेशन 1 जो आपने बनाई होगी उसमें पुट करके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बाद आपको कोफैक्टर निकालने का तरीका भी कैलकुलेटर से बताता और समझाता हूँ कि कोफैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन नंबर्स तभी पूरे मिलेंगे जब आप कोफैक्टर्स को प्रॉपर A11, A12, A13 जैसे मैंने पार्ट 1 कराया था उस तरह से प्रॉपरली निकालेंगे। लेकिन अगर आपने एंड पे टैली करने हो, कंफर्म करने हो कि आपका जवाब सही है या गलत है, तो वो फिर आप कैलकुलेटर से मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उससे आप टैली कर लेना। अब हम पार्ट 4 करते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 4 है 2/x + 3/y + 10/z इज इक्वल टू 4। इसी तरह से नीचे 4/x - 6/y + 5/z इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये थर्ड इक्वेशन भी है। स्टूडेंट्स, इसमें ये स्टेप आपकी मर्जी है करें या ना करें। मैंने आपकी आसानी के लिए यूं कर दिया ताकि आपको और बेहतर समझ आए। तो यहाँ ये नीचे जो x, y और z है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1/x पहली टर्म के साथ 1/x, दूसरी टर्म के साथ 1/y, तीसरी टर्म को 1/z में कन्वर्ट करके लिख लिया। यानी कोफिशिएंट 2 बाहर और साथ 1/x, कोफिशिएंट 3 बाहर और साथ 1/y, कोफिशिएंट 10 बाहर और साथ 1/z, यूं मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 4 लिख लिया। सिमिलरली यूं भी कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया है स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ी देर के लिए देखें, इसको आप x थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर लें, इसको y और इसको z, यानी ये आपको ऐसे सिस्टम बन जाएगा। या यूं कह ले 2 × x1 ये x2 और ये x3, 4 × x1 ये x2 और x3, यानी इस तरह से ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब बाकी सारा वही काम, सिर्फ आपने क्या करना है, वी कैन राइट इट एज ax = b, सारा वही काम। सिर्फ इसमें आपने x को लिखना है, x मैट्रिक्स को लिखना है, दैट इज 1/x, 1/y
एंड 1/z यूं नीचे, यानी यहाँ पे बेसिकली x होता था, y होता था और z होता था, तो हम यहाँ पे x y z लिखते थे। अब इस वक्त यहाँ पे क्या है, 1/x है, 1/y है, 1/z है, तो आप इसको यूं लिखेंगे। अगर आप बेटा चाहें, मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, मैंने आपको अभी बताया था क्रैमर्स रूल में कि ये जो हम लिखते हैं, तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करें तो यही आपका वापस सिस्टम बनेगा। क्या, आप देख लो, a की जगह ये, x की जगह ये पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 10 इंटू 1/z। ये वही चीज़ ही बनेगी अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, इक्वल टू ये 4, ये वही सिस्टम बन जाना है वापस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिर्फ इस सवाल में इतना फर्क है कि x y z की बजाय यहाँ हम 1/x 1/y 1/z लिखेंगे, बाकी सारा कुछ वही। बच्चों ए डिटर्मिनेंट निकालें, कोफैक्टर्स निकालें, इस तरह से ये 9 के 9 कोफैक्टर निकलेंगे। आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करें। बच्चों यहाँ पे एक मैं और बात भी बताता चलूँ, ये मुझे पहले पार्ट में बतानी थी, मैं बताना भूल गया, मैं माजरत खाऊं। बच्चों जब आपने ये कोफैक्टर निकालते हो ना, तो ये जो बाहर वैल्यू है ना, -1/1 + 1 या -1/1 + 2 या -1/1 + 3, ये अल्टरनेट पॉजिटिव बाहर, पॉजिटिव, मैं बाहर वाले साइन की बात करूं, +1 आगे -1 फिर 1 फिर -1, ये इस तरह से बाहर वाला जो 1 है ना, अंदर जो भी वैल्यू होगी फिर टोटली मल्टीप्लाई करके कभी आंसर प्लस आएगा, कभी तीनों प्लस आएंगे, कभी 1 + 1 - कुछ भी हो सकता है। टोटल आंसर के बारे में मैं नहीं बात करूं, ये जो बाहर है ना 1 है या -1 है, मैं इसके बारे में बात करूं। ये अल्टरनेटिंगली 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 यूं ये जंप लेता रहेगा, अल्टरनेटिंगली 1 -1 1 -1 बाहर, इस तरह से बिल तरतीब ये बनते जाएंगे और अंदर फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये रिजल्ट बनेगा। यानी आपकी मर्जी है, ये लिखने की बजाय डायरेक्ट बाहर 1 लिखें, फिर अगले स्टेप में -1 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर -1, लेकिन बेहतर यही है कि आप यूं लिखें, क्योंकि एक्चुअल में जो है कोफैक्टर्स का फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में होता है। तो ये आपके सारे कोफैक्टर मिल गए, निकल गए, इसको एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करके ऊपर ट्रांसपोज लिखें। बच्चों मैं यूं जरूर लिखाता हूं इस फॉर्म में, क्योंकि आपको जनरल जो मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसमें भी एलिमेंट्स की तरतीब यूं ही थी, मैं भी कोफैक्टर को भी उसी तरतीब में लिख रहा हूं और ऊपर ट्रांसपोज ले रहा हूं। बाज राइटर क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेकर इसको यूं लिख रहे होते हैं, A11 A12 A13 इस तरह से लिख रहे होते हैं, A21, वो ट्रांसपोज लेकर फिर वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। मैं पहले वैल्यूज पुट करके बाद में ट्रांसपोज ले रहा होता हूं। मैं ये कराने के लिए हक में हूं कि बच्चों को पहले ऑलरेडी ये तरतीब याद है, तो कोफैक्टर में भी यही ऑर्डर या यही तरतीब अरेंजमेंट रखें, ताकि फिर दो अलग अलग सिचुएशन में बच्चों को याद ना करना पड़े। ऊपर ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज यहाँ पे बनाकर ये फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर बन गया। ए इनवर्स में पुट करें, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी मैट्रिसेस की आगे मल्टीप्लिकेशन होनी हो तो बाहर वाले नंबर को ना मल्टीप्लाई करें, पहले आगे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके फिर आपने बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये सॉल्व करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। और जबकि x की क्या वैल्यू है, x हमारे पास 1/x 1/y 1/z है, ये इधर x की जगह लिख लिया। अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेट करने से 1/x ये बनेगा, 1/y ये बनेगा, 1/z ये बनेगा। बट हमें तो x y z की सोल्यूशन से मुराद x y z की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, 1/x = 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या रेसिप्रोकल ले लें, तो x की वैल्यू 2 बनेगी, यहाँ से y की वैल्यू 3 बनी और z की वैल्यू 5 बनी। दिस इज द सोल्यूशन। आपको यहाँ क्वेश्चन में 1/x 1/y 1/z फॉर्म में दिया गया, बट सोल्यूशन बेसिकली हमने निकालना है। सोल्यूशन से मुराद x y z की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप बड़े आराम से फिर रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। आए अब हम कोफैक्टर्स को कैसे निकालते या बनाते हैं, ये कैलकुलेटर से निकालना सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 6 पार्ट 4 के अंदर ही हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया था
और उसके अंदर ये कोफैक्टर बने थे, फिर हमने ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए बना। अब हम इन कोफैक्टर्स की वैल्यू या एडजॉइंट की वैल्यू जो है मैट्रिक्स के एडजॉइंट की या इन कोफैक्टर की वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, आए ये मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे यहाँ से अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालें या देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फिर क्या होगी, डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये एक नंबर होता है। ये फिलहाल समझें कि ये कोई नंबर है, 7 है, 3 है, व्हाटएवर है, इस नंबर को आप उधर मल्टीप्लाई कर लें यानी उधर ले जाएं तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स। ठीक हो गया। अब मैं स्टूडेंट्स अब हमने ए इनवर्स निकालना है और उसको ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए यानी उसके अंदर जो है कोफैक्टर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यूं या यूं मैं अभी आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स अब आपके पास ये मैट्रिक्स था, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का ये हमारे पास मैट्रिक्स था। आप रिकॉल करें, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला था तो इसके जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो 1200 थी। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। हम इन्वर्स क्यों निकालने जा रहे हैं, हमारा ये मकसद है कि ए इन्वर्स और ए डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए यानी उसके अंदर जो कोफैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ मिलने लगी है। तो आए हम यही काम करते हैं, ए इन्वर्स और ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स ए को सेव करते हैं। तरीक़ाकार वही है बच्चों, आपने क्या करना है, मॉड प्रेस करना है, नंबर 6 प्रेस करना है, नंबर 1 प्रेस करें। अब नंबर 1 पर आ जाएं तो ये अब आपके पास ऑर्डर मांगेगा, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये एंट्री सेव करनी है। 2 इक्वल प्रेस करें, फिर 3, फिर 10। बच्चों ये देखें, ये वाली एंट्रीज जो हैं ये मैंने मैट्रिक्स के अंदर सेव कर ली हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर में ए मैट्रिक्स के नाम से सेव हो गया है। अब हम ऑन प्रेस करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हमने सेव करने हों मैट्रिसेस तो फिर शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट और हम 4 को प्रेस करेंगे और डाटा, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, लेकिन जब सिंगल मैट्रिक्स सेव करना हो तो जस्ट ऑन प्रेस कर लें। अब ये हमारे पास ए नाम से मैट्रिक्स सेव हो चुका है। अब हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको, शिफ्ट 4 7, इसके अंदर फिर शिफ्ट 4, हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 3 प्रेस करें तो ये देख लो इसका ये 1200 आ गया। मैट्रिक्स ए जो ऑलरेडी सेव हुआ पड़ा है उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, ये 1200 है, जैसे मैंने आपको बच्चों क्वेश्चन 5 के अंदर बताया था। अब हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास सेव पड़ा है। इन्वर्स के लिए क्या करना है, शिफ्ट, अब हमें पहले ये मैट्रिक्स एक्टिवेट करना है। ये बच्चों मैंने आपको इन्वर्स निकालना एक्सरसाइज 2.5 में भी बताया हुआ है। शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट 4, अब हमने मैट्रिक्स ए लाना है, ए का इन्वर्स बनाना है तो नंबर 3 प्रेस किया। मैट्रिक्स ए, ये स्टूडेंट्स इन्वर्स का ये वाला बटन है, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स, इक्वल प्रेस करें। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का बच्चों इन्वर्स आ गया है, लेकिन इस मैट्रिक्स को अब हमने क्या करना है, 1200 से यानी ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है 1200 से। तो मल्टीप्लाई आंसर मल्टीप्लाई विद 1200 यानी ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर मल्टीप्लाई विद 1200 इक्वल प्रेस करें तो ये बच्चों हमारे पास ये वाला एडजॉइंट आ चुका है। चेक कर लो,
ये देखो 75 150, ये टैली कर लो स्टूडेंट्स, ये देख लें आप, हमारे पास ये एडजॉइंट आ चुका है। इससे इसका ट्रांसपोज लें तो ये फिर चीज़ बन जाएगी, यानी ये कोफैक्टर बन जाएगी। आपको मिलेगा एडजॉइंट, लेकिन एडजॉइंट से एडजॉइंट का इसका ट्रांसपोज लें तो ये चीज़ बन जाएगी। ये अंदर कोफैक्टर होंगे A11 A12 A13, इस तरह से। कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको एडजॉइंट दे रहा है, कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको क्या है, एडजॉइंट दे रहा है, लेकिन कोफैक्टर फिर ये होंगे, इसका ट्रांसपोज लें तो A11, क्योंकि यहाँ पे जो कोफैक्टर है A11 A12 A13 यूं पढ़े हैं, लेकिन ट्रांसपोज लेंगे तो कोफैक्टर ये पढ़े हैं A11 A12 A13, क्योंकि हम बेसिकली इसका ट्रांसपोज लेकर यूं बनाते हैं। तो ये चेक कर लो, ये आपके स्क्रीन पे ये तमाम कोफैक्टर एग्जैक्टली वही हैं जो ये हमने लिखे हैं, आप चेक कर लो, एग्जैक्टली वही हैं। तो ये तरीकाकार है। ए इनवर्स निकाल कर, ए इनवर्स को आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट जो बनाया होगा उससे मल्टीप्लाई करें तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। इससे ट्रांसपोज लें तो ये आपको वापस वो वाले कोफैक्टर मिल रहे हैं। इसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज लें तो ये कोफैक्टर है। तो ये क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं अगर पेपर में आपके पास टाइम हो, बट यूं करना नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो बीच में जो स्टेप स्किप कर गए हैं उसके नंबर नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए का एक और मेथड भी है, बट वो मैं इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में कराऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक है, उसमें हम एक रो और एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, फिर एक रो और एक कॉलम ऊपर वाली रो और लेफ्ट वाला कॉलम डिलीट करके फिर हम नीचे वो सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। लेकिन वो मैं इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट के वक्त बच्चों को करा दूंगा। अभी चूंकि आपकी बुक में वो मेथड है नहीं, वो जस्ट शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हम यूज़ करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का एक और भी मेथड है, तो वो इंशाल्लाह मैं जब एंट्री टेस्ट कराऊंगा तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा।